नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और मेरे साथ आज हैं एक खास मेहमान हेड कांस्टेबल अमित लाठिया जी। अमित जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अमित कुमार लाठी आपका धन्यवाद करता हूं कि इस खाकी की आवाज़ को अपने जन आवाज़ बनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया और थैंक यू। अपनी इस मुहिम का एक हिस्सा बनाया। थैंक यू दोस्तों। जिससे पहले अमित जी से बातचीत का सिलसिला जारी करें, इससे पहले मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये वो शख्स हैं जो दूसरों की कामयाबी का सपना अपनी आंखों में देखते हैं। खुद गरीबी से निकलकर अपने आप को खड़ा किया और अब दूसरे कमज़ोर बच्चों का सहारा बन गए हैं। सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया है। 350 बच्चों को अडॉप्ट कर चुके हैं। अपनी शादी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। अनेक सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध करते हैं। अपनी पूरी तनख्वाह गरीब बच्चों की पढ़ाई पर न्योछावर करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आप बचपन से दिल्ली पुलिस में भर्ती होने तक के सफ़र को शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरी जन्मभूमि जो है वो गांव लाट है और मेरी जो कर्म भूमि है वो फरमाना गांव है, क्योंकि अच्छा। पिताजी फरमाना गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, हम्म। जिसके चलते मेरा पालन पोषण जो हुआ है हम्म। ज्यादातर +2 एजुकेशन तक फरमाना गांव में हुआ है। फरमाना कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ा ये? ये फरमाना गांव है सर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में ही है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। जी सर। हम्म। तो वहाँ मेरी 10th तक की क्लास कंप्लीट हुई थी। उसके बाद फिर मैं +2 जो मैंने की थी वो मैंने बुटाना से की थी। बुटाना गांव में है जनता स्कूल, ये भी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में ही पड़ता है। अच्छा। उसके बाद मेरी स्कूली एजुकेशन के बाद कॉलेज एजुकेशन मेरी जाट कॉलेज सोनीपत में हुई थी और फिर उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया था। अच्छा। ये मेरी पढ़ाई का एक पूरा रूप है। हम्म। उसके बाद फिर तैयारी करते हुए दिल्ली पुलिस में मैं 6 जनवरी 2010 को मैं भर्ती हुआ। 2010। जी सर। ठीक है। और इससे पहले मैं चंडीगढ़ पुलिस में था। चंडीगढ़ पुलिस में रिजाइन दे के मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया सर। अच्छा, पहले चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, जी सर। बाद में फिर ये दिल्ली पुलिस में हुआ तो वो छोड़ के। हाँ, दिल्ली पुलिस में मैं ज्वाइन हो गया अच्छा। क्योंकि मैं दिल्ली एज ए दिल्ली स्पोर्ट्समैन था सर। अच्छा। और कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ थे, तो हम्म। मुझे किसी ने बताया कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्पोर्ट्समैन होता है उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उसके चलते फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन है, कबड्डी में शायद आपने। हाँ सर, मैं एथलेटिक्स में 400 मीटर में और कबड्डी में नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ। नेशनल लेवल के प्लेयर जी थे। सर। तो आपका क्या भर्ती स्पोर्ट्स लेवल पे थी कि जनरल कैटेगरी से? नहीं, मेरी जनरल कैटेगरी पे थी सर। अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्स में दिल्ली पुलिस में बस सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है कि एज का छूट मिल जाती है अच्छा 5 अच्छा साल अच्छा। की। जैसे हम भर्ती हुए तो 18 से 21 साल तक उम्र थी। हम्म। स्पोर्ट्समैन होता है तो उसको 26 तक मिल जाती है, ठीक लेकिन है। मैंने वो भी बेनिफिट नहीं लिया। मैं 18 से 21 के अंदर ही भर्ती हो चुका था। अच्छा। अच्छा, अब ये बताओ, जो आपका मेन काम है, गरीब बच्चों को पढ़ाने का विचार कैसे आया? सर देखो, सबसे पहले जो विचारधारा उत्पन्न होती है वो घर से होती है। हम्म। जैसे मेरे पिताजी थे, ये बच्चों को पढ़ाने की जो प्रक्रिया है मैंने अपने पिताजी से सीखी है। बचपन से ही उनको देखता था कि वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। अच्छा। फिर उन्होंने मेहनत के बलबूते पर एक LC स्कूल, लक्ष्मी चंद मेमोरियल स्कूल भी प्राइवेट स्कूल छोटा सा खोला था गांव अच्छा फरमाना में ही। अच्छा अच्छा। और फरमाना गांव गैलाउतों का है, तो गैलाउत खाप के वो 7 गांव हैं। हम्म। और जब मैं वहां अब भी जाता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है कि बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपके पिताजी ने हमारे को फ्री पढ़ाया था, अच्छा। हमारे को एजुकेशन दी थी। तो हम्म। बचपन से ही मैं उन प्रक्रियाओं से गुजरता आया हूँ, मेरे हम्म। पिताजी को पढ़ाते हुए देखना। हम्म। फिर परिस्थितियां देखी, समय का फेर होता है, और चक्कर घूमते हुए भी मैंने देखा हम्म। कि स्कूल किसी दूसरे गांव में जाके स्कूल बनाना और बच्चों को शिक्षित करना, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहना कि भाई फीस की जरूरत नहीं, आप अपने बच्चों को भेजो और मैं पढ़ाऊंगा। हम्म। तो सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे वहां से पढ़े हैं। और हम्म। अब भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पिताजी ने हमारे को फ्री पढ़ाया था उस समय पर हमारी फाइनेंशियली जो हम वीक थे। हम्म। तो इस प्रक्रिया को मैंने वहां से देखा, समय का चक्कर घूमा। हम्म। हालात ऐसे खराब हुए कि पिताजी को स्कूल बेचना पड़ा। अच्छा। और जब स्कूल बेचना पड़ा तो उसकी पूरी अमाउंट भी मेरे पिताजी को नहीं मिल पाई थी, हम्म। कि कुछ जिन व्यक्तियों ने वो खरीदा था कुछ हम्म। कंडीशन लगा के वो पैसा भी रोक लिया था। हम्म। वो एक मन में टीस थी कि पिताजी ने पूरा जीवन इस पे लगा दिया, हम्म। तो हमें भी शायद कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो जिसके चलते ये पढ़ाने की जो मुहिम है मैंने अपने पिताजी से सीखी है। तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद आपको फिर ये दिमाग में आया कि अब ये काम करते हैं, मतलब आपको लगा कि अभी टाइम आ गया है कि बच्चों को पढ़ाया जाए?
सर उस समय पर क्या था कि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो +2 एजुकेशन हुई थी, वो मेरे गाँव बुटाना में हुई थी। अच्छा। और इसी दौरान ये स्कूल का बिकना और परिवार की सिचुएशन बहुत खराब हो जाना, ये इसी दौर का एक हिस्सा था। जब आप 12वीं क्लास में थे? हाँ, 12वीं क्लास में था अच्छा। मैं। तो मैं जब 12वीं क्लास में वहाँ था, तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने, मैं एक ऐसा शख्सियत था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी ने गाँव फरमाना को छोड़ दिया और स्कूल बेच दिया। अच्छा। क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि भाई मेरे बेटे को इस बात का पता चले, उसकी एजुकेशन में कोई ना कोई बाधा बने। तो अच्छा। मैं पहला व्यक्ति था जब मुझे इन बातों का पता चला। हुँ, फिर हुँ। मैंने गेम स्टार्ट किया था सर। हुँ, हुँ। गेम स्टार्ट करने के बाद फिर मैं भिवानी था साइंस स्पोर्ट्स अकेडमी में। हुँ, हुँ। तो वहाँ से मुझे फिर ये एहसास हुआ कि भई पढ़ाई जो पिताजी ने दी है ना, हुँ, हुँ। कहीं पढ़ा भी था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। हुँ, मैं स्पोर्ट्समैन एजुकेशन से भी निकल चुका था, हुँ। फैमिली प्रॉब्लम से भी निकल चुका था, अब तो हुँ। कोई पीड़ा रही ही नहीं थी। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद भिवानी छोड़ने के बाद हमने चाय की दुकान पे भी काम किया। अच्छा। हर पल को हमने जिया है और मैं तो मानता हूँ कि हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आनी चाहिए कि वो आदमी को मजबूत बना देती है। मेरे जीवन का वो गोल्डन टाइम था अच्छा। और मेरी एक मुहिम ये थी कि पिताजी का जो स्कूल गया है, मैं चाहता था कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। हुँ, हुँ। मैं सोचता था कि मैं अपने पिताजी के लिए कुछ ऐसा एक स्कूल, वही स्कूल मैं पिताजी को वापस दे पाऊँ हुँ, हुँ। और उनकी जो सपना था उसको पूरा कर पाऊँ। बहुत अच्छे। तो आपका अमित जी ये कहना है कि भी संघर्ष जब आदमी के जीवन में आते हैं तो वही चुनौती बनकर एक आगे मील का पत्थर साबित होता है बाद में। आदमी ज़्यादा मेहनत करता है और बिल्कुल, क्योंकि जो सिंपल सी लाइफ़ चलती रहती है तो उसके अंदर मतलब आदमी बिल्कुल सर। नॉर्मल लाइफ़ ही जी पाता है। जो जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनको पता थोड़ी होता है कि भाई मेहनत क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। खेतों में जाते हैं, हुँ, हम हुँ। किसानों को देखते हैं, हुँ, हम हुँ। अपने पिताजी को, माताजी को देखते हैं, कितना संघर्ष करके वहाँ तक आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर बच्चों को आपने जो पढ़ाने का विचार आया, तो बच्चों का कैसे सिलेक्शन किया आपने? मतलब कि कौन से बच्चों को पढ़ाओगे, ये कैसे चूज़ करते हैं? क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं समाज में। जी सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था एज़ ए स्पोर्ट्समैन होने के बाद, क्योंकि स्पोर्ट्समैन पढ़ाई से काफ़ी दूर रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने पढ़ाई के दौरान आया तो जैसे चाय की दुकान पर मैंने बताया कि कुछ टाइम काम किया हमने, हुँ, तो वहाँ पे मुझे टीचर मिलते हैं हुँ, हुँ। नवीन कुहाड़ जी, अच्छा, प्रदीप डागर जी और राकेश दहिया जी। इनका अच्छा। खुद का इंस्टीट्यूट सेंटर था श्री राम कोचिंग सेंटर के नाम से। कहाँ पर? ये सोनीपत में ही था सोनीपत में ही? और वो चाय की दुकान भी सोनीपत में ही थी। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को नवीन साहब ने मुझे देखा कि भई ये लड़का इस तरीके से काम करता है हुँ, और फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ने भी आता है। हुँ, तो जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा ना और मुझे ये कहा कि बेटा उस काम को छोड़, क्योंकि जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अपमान है। हुँ, हुँ, आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा और मेरा जो बेसिक था कंपटीशन का जो बेसिक लेवल था, हुँ, इन 3 गुरुजनों ने मुझे, मैं तो कहूँगा कि ये मुझे त्रिमूर्ति मिले। इन्होंने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि हाँ, तेरे साथ कोई न कोई है, तो आपने बताया दोबारा रिपीट करना है, छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का तो अपमान है। अपमान है। देख लो दर्शकों हर बार पॉडकास्ट में कई-कई नई चीज़ निकल कर आती है। छोटा उद्देश्य लेकर नहीं जीना, नहीं तो जीवन का अपमान है, बिल्कुल सर। क्योंकि बड़ा कीमती जीवन है। सपना देखना ही अपने आप में सबसे पहला कदम है सफलता की ओर। जी, जी सर। बहुत अच्छा अमित भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, सिलेक्शन के लिए आप बात कर रहे थे कि कैसे सिलेक्शन करते तो हैं आप? सर ने जब मुझे पढ़ाया सर, तो मैंने देखा कि भई मेरे को जब एक टीचर पढ़ा सकता है, हुँ, तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हुँ, हिंदू हुँ, धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हर हुँ, कोई मानता है। तो जब भी हम मंदिरों के पास से गुजरते हैं ना, तो सर मुझे लगता है हम 2 तरीके से भगवान के पास जाते हैं। हुँ, या तो हम माँगने जाते हैं भगवान से हुँ, या डर के जाते हैं। हुँ, तो मैं भी जब वो मंदिरों के सामने से गुजरता था, जब कोचिंग में पढ़ के आता था, जो भी मंदिर आता था तो हाथ जोड़ता था कि हे भगवान, हुँ, मुझे नौकरी दिलवा दे। हुँ। फिर किसी अमीर को चाय की दुकान पर काम ना करना पड़े, मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा। अरे तो वाह! मैं माँगने के लिए पहुँचता था मंदिर के पास और हुँ, पता नहीं कैसी-कैसी मन्नतें करता था। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने कभी भी ये मन्नत नहीं करी, अगर मैं नौकरी लगूँगा तो मैं यहाँ भंडारा करूँगा या आपकी मूर्ति बनवाऊँगा या मैं प्रसाद बोलूँगा। मेरा हुँ, हर बार एक उद्देश्य रहता था कि किसी अमित को हुँ, चाय की दुकान पर काम ना करना पड़ जाए। हुँ, तो गुरुजनों ने मेरे ऊपर मेहनत करी, माँ-बाप का आशीर्वाद था, थोड़ी बहुत मेरी भी मेहनत थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है कि हुँ, मैं हुँ। बच्चों को पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छा। अच्छा, वो सवाल अभी भी रह गया कि पढ़ाएँगे तो कैसे बच्चों को आपने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया कि मतलब किस तरह के बच्चों को पढ़ाओगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो इस मुहिम का जो पहला शख्सियत थी जो वहाँ से कामयाब हुआ था, मेरे हुँ, गाँव से मेरे चाचा का लड़का था हुँ, अरुण लाठिया। हुँ, उसके माता-पिता एक रोड एक्सीडेंट में दोनों सड़क से हार गए थे, वो काफ़ी छोटी उम्र का था। अच्छा। और जब किसी के ऊपर माँ या पिता में से किसी एक का हाथ
सहारा नहीं होता तो सर उस बच्चे को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसको बिल्कुल। हमने देखा है नज़दीकी से। हुँ, तो मेरे जीवन में पहला वो लड़का था जब मैं भी पढ़ता था और उसे भी पढ़ाता था। अच्छा। तो उसका सिलेक्शन 2009 में उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हुँ, परमपिता परमात्मा बैठा है। अगर आप निस्वार्थ से कार्य करोगे तो आपकी मेहनत को 4 रंग लग जाएँगे। हुँ, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना शुरू किया कि जिन बच्चों के मम्मी-पापा में से हुँ, कोई एक हुँ, या दोनों देह रूप में विद्यमान नहीं है, तो मैं उनके लिए संघर्ष करूँगा। अच्छा। तो पहली मेरी जो चॉइस होती है उन बच्चों को सिलेक्ट करने की होती है। हुँ, हुँ, सेकंड मेरी जो चॉइस होती है वो होती है कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई हुँ, दिहाड़ी कर रहा है, कोई वेटर भी आए हैं मेरे पास, रिक्शा हुँ, चालक भी आए हैं गवर्नमेंट जॉब में। हुँ। तो उनको एक रास्ता, क्योंकि मुझे भी तो एक रास्ता दिखाया था ना मेरे जो गुरुजी ने। आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो। हाँ, बिल्कुल, और जो खुद मेहनत करते हैं। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद मैं थर्ड पे रखता हूँ छोटे किसानों को, जो हमारे गाँव देहात में हुँ, हैं, हुँ, जिसको 1 किल्ला, 1 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन है। ना तो बिज़नेस कर पाते, हुँ, हुँ, ना वो संघर्ष कर पाते, तो उसमें बस घर का गुज़ारा चलता है। हुँ। तो फिर मैं तीसरे टाइप पे उन बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ सर। अच्छा। सुना है आपने शादी में एक 8वाँ फेरा भी लिया था, काफ़ी चर्चा का विषय था ये। हाँ तो वो सर, क्या है? 7 फेरे तो हमने सुने, ये 8वाँ फेरे का क्या कहानी है इसके पीछे की ज़रा बताएँ? मैं फेरों पे ही मैंने पंडित जी से कहा कि मैं 8वाँ फेरा लेना चाहता हूँ। हुँ, तो पंडित जी ने कहा कि हाँ ठीक है, बाल भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे। मैंने कहा सर ये बातें तो पुरानी हो गई, हुँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। हुँ, वो सब मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, भई ये 8वाँ फेरा कैसे? क्योंकि हुँ, देहात से हम बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, तो फिर मैंने कहा था, डरते हुए कहा था, मैं आपको आज सच्चाई बता दूँ कि भई मैं अपनी नेक कमाई का 5% हिस्सा, और अगर मेरी मिसेज़ कामयाब हो जाती है तो 5% हिस्सा, तो हम 10% हिस्सा गरीब बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगाएँगे। 5% खुद और 5% पत्नी, हाँ, अगर कुछ कमाएगी तो ये तो हाँ, दोनों 5-5% अपने कमाई का हिस्सा देंगे गरीब बच्चों के पढ़ाई के पढ़ाई लिए। के ऊपर। तो ये आपने फेरे के लिए पत्नी से पहले वो रजामंदी ली थी नहीं? नहीं, नहीं सर, रज़ामंदी वहीं की वहीं सरप्राइज़ दे दिया? वहीं की वहीं सरप्राइज़ था, और मेरी पत्नी ने उसमें मेरा साथ दिया अच्छा, और मेरे साथ उठ के उस फेरे को कंप्लीट किया। अच्छा। तो मुझे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो कभी ये नहीं देगी, ये ना दे मत दे, लेकिन मेरे तो 5% के लिए पक्के। नहीं कहेगी ना, तो हाँ, उसके लिए आपके तो 5% पक्के हाँ, हैं। मेरे 5% हिस्से का मतलब ये है सर, अगर आज मेरी सैलरी 75,000 रुपये है, हुँ, हुँ, अगर मैं 5% ही लगाऊँ, हुँ, तो मैं कम से कम 2 या 3 बच्चों को शिक्षित कर सकता हूँ सर। बिल्कुल, शिक्षा उस हिरनी का दूध है सर, जो पिएगा वही तो धाड़ेगा ही। बिल्कुल। ये आपका डायलॉग बहुत प्रसिद्ध जी, है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वही धाड़ेगा। जो पिएगा वही दाढ़ेगा। इसका मतलब है कि भी शिक्षा की जो महत्वता जी सर, है ना? इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और जो पिएगा वही दाढ़ेगा, बिल्कुल। मतलब उसी के अंदर ताकत आएगी। बहुत अच्छे। तो आपने कई बच्चों को शेरनी का दूध पिलाया एक हिसाब से, जी, है ना? बहुत बढ़िया। अमित जी, जो आपने जो मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम का आपने नाम दिया है हम में भी है दम। जी सर। तो ये कैसे दिमाग में है कि हम में भी है दम? सर जैसे मैं 2010 में भर्ती हुआ, तो हुँ, ट्रेनिंग करके 2011 में मैंने जाट कॉलेज में बच्चों की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ग्राउंड एक ऐसी चीज़ होता है जो हम गाँव देहात में देखते हैं हुँ, हुँ, कि ये आदमी की अहमियत बताता है, बिल्कुल। अनुशासन सिखाता है, हुँ, हुँ, सहन शक्ति सिखाता है। हुँ, तो मैं जब बच्चों की प्रैक्टिस करता था तो इसी दौरान मैंने देखा कि फिजिकल में मैंने ये बच्चे फिट कर दिए। हुँ, सिर्फ एक फिजिकल मात्र साधन नहीं है ना कामयाबी का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि फिजिकल ये फिट हो चुके हैं, नशे से दूर हो चुके हैं, अब इनको हुँ, एजुकेशन की तरफ लेके आओ। अगर मैं उन बच्चों को स्टार्टिंग में एजुकेशन की तरफ लेके आता तो शायद मेरे लिए टफ होता। हुँ, खेल के माध्यम से मैं उनको लेके आया। हुँ, हुँ, तो मेरे पास कुछ रिक्शा चालक बच्चे थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। हुँ, तो उस रिक्शा चालक बच्चों के साथ जब मैं बात कर रहा था, हुँ, तो हुँ, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए कह रहा था, भई आप फिजिकल में देखो, आप स्पोर्ट्समैन को पीछे छोड़ते हो, हुँ, सारा ग्राउंड आपकी तरफ देखता है, बिल्कुल। तो क्या आप एजुकेशन में ऐसा नहीं कर सकते पढ़ाई में? हुँ, हुँ, फिर मैंने ही उनको डिमोटिवेट किया हुँ, कि नहीं यार, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। हुँ, तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि क्यों भाई साहब, हम में भी है दम। वो हुँ, बच्चा रिक्शा चालक था जिसने ये शब्द कहा, हुँ, और ये लाइन मैंने जो उसके मुँह से सुनी ना, तो हुँ, मेरे अंदर थोड़ी जिज्ञासा जागी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हुँ, हम में भी है दम। हुँ, दम तो सब में है, हुँ, लेकिन हम में भी है दम, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वहाँ से 2015 में हमने इसका नाम रख दिया था, हम हुँ, में भी है दम। बहुत अच्छे। और तब से जो है ये दम बढ़ता जा रहा है आपका, जो है ना, जी सर। परिवार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 5% आपने वहाँ फेरों में बात कर दी थी कि 5% आप गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए देंगे। जी, जी। लेकिन जब गृहस्थी चालू हो गई, जी सर। तब ये बात जब प्रैक्टिकल रूप में आई, तब कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा परिवार का या घरवाली का? हुँ,
आपने जो सवाल किया ये शायद सबका सवाल होता है, भगत सिंह से लेकर राजगुरु सुखदेव तक के भी ये सवाल हुए हैं कि परिवार ही सबसे मजबूत ताकत होता है और परिवार ही सबसे बड़ी कमजोरी होता है। तो बगावत तो घर से ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठा करते हैं। तो विरोध तो होता है सर, और विरोध भी कहीं ना कहीं परिवार का सही होता है, क्योंकि उनको जीवन का तजुर्बा है, उन्होंने जीवन जिया है कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए या इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उनका विरोध था, लेकिन मैं अपने विरोध, उनके विरोध के आगे मेरा विरोध बड़ा निकला और आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। पहले 5% की जो बात की थी, तो अब तो सुना है कि धीरे धीरे आपने 5 क्या पूरी तनख्वाह ही अपना न्यौछावर कर दी। सर ये सब ना परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, और उन गरीब तो नहीं कहूंगा, उन बच्चों को, जरूरतमंद बच्चे कहूंगा। हाँ, जरूरतमंद, ठीक बात। जरूरतमंद बच्चों को जब मैंने मुहिम में स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए 5% हिस्सा 100% में तब्दील करने वाला परमपिता परमात्मा है। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जो है वो HPSC उसने एग्जाम क्लियर किया। अच्छा। और HPSC में आज वो ऑफिसर्स है, प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की। अच्छा। तो भगवान ने मुझे दे दिया डबल करके। मैं अपने परिवार में, अपने खानदान में एक अकेला व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी था। अच्छा। और उसके बाद इस मुहिम से जुड़ने के बाद जिस मेरे बड़े भाई ने मुझे पढ़ाया, उस बड़े भाई का भी सिलेक्शन फिर इसी मुहिम के तहत चलते हुए CTU चंडीगढ़ में हुआ। अच्छा। फिर मेरी धर्मपत्नी लगी, फिर मेरी बड़ी भाभी हैं वो ANM लगी। तो परिवार में हम 4 बच्चे हैं, मेरी बड़ी सिस्टर उसकी शादी कर रखी है, तो घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है। तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो धर्मपत्नी अब परिवार को देखती है, और मैं फिर पागलपंथी की तरीके से इस रास्ते पर निकल ही चुका हूँ। तो आपने तो 5% से 100% कर दिया एक हिसाब से। मैंने नहीं किया सर, ये परमपिता परमात्मा चलो उन्होंने करवा दिया, आपसे करवा दिया। तो 5, और ये घरवाली पूरा घर संभालती है। हाँ बिल्कुल सर। तो घरवाली का जो 5% था, तो वो अब उसमें से आता है कि उसमें भी नहीं, उसमें से नहीं आता। कई बार हमारा डिस्कशन होता है इस बात के ऊपर कि मैं कहता हूँ कि आपने फेरे लिए थे तो 5% दो, तो कहती है कि आप 100% लगा रहे हो। मैं कहता हूँ कि कर्म अपने अपने हैं, आपके कर्म आपके काम आएंगे, मेरे कर्म मेरे काम आएंगे। तो उसका हिस्सा बनता है कि 5% आप दे। लेकिन फिर न किसी नहीं, ये तो खैर जब आपने 5 से 100% कर दिया तो ये तो मजाक की बात है। उनके 5% की कोई जरूरत हुई बची भी नहीं। अगर वो सारा घर आपका संभाल रही है तो ये तो एक हिसाब से तो काफी % हो गया उनका दिया। अभी जी ये सोनीपत में ये भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड काफी आज तो बड़ा डेवलप हो चुका है। इसके पीछे क्या कहानी है, वो उसमें पता चला कि वो उसमें भी आपका बड़ा योगदान है। सर इसमें क्या है कि आज मुझे जो याद है 2016 में, सितंबर 2016 की बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जाट कॉलेज में प्रैक्टिस करवाता था। वो सारे जरूरतमंद बच्चे थे परिवार के, तो पहले उनकी फिजिकल की तैयारी करवाता, फिर उनको जूस पिला के लेके आता। तो एक माहौल बनाना था कि नशे से इनको दूर रखना है। अच्छा, जूस भी आप ही पिलाते थे? हाँ बिल्कुल, जूस उनका मैं कई बार बोलता था प्रैक्टिस करने के बाद, भाई चलो जलेबी खा के आएंगे। फिर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो साथ में दूध भी हो जाता था। तो सभी बच्चों को एक, जैसे हमारे को भी आप जैसे बड़े थे जो गांव में, वो इसी तरीके से करते थे, केले खिला के भगाते थे, 2 केले देंगे भाई भागो, मोटिवेट करते थे छोटी छोटी चीजें। तो क्या होता है कि किसी राजनीति के चलते जाट कॉलेज के जो ट्रैक था उस पर ताला लगा दिया। अच्छा। और ताला लगाने के बाद क्या हुआ कि बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस करते थे, तो उनका फोन आता है। मैं बाड़ा हिंदूराव थाने में पोस्टेड था, आज भी मुझे याद है, और ये शायद रोंगटे भी खड़ी हो रही है बातें करते हुए कि मैं पिकेट ड्यूटी, मतलब संतरी ड्यूटी पे था। तो उनका फोन आता है, तो रोना स्टार्ट कर दिया उन बच्चों ने। मैंने कहा अभी बात क्या हुई है? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब नाश हो गया हरियाणा में। माँ भाई क्यों है? एक बच्चा ठीक था, तो मैंने उसको बोला, मैं बात क्या हुई? बोला भाई साहब वो ना बच्चे ना प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में से जब वापस आ रहे थे तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और 6 के 6 बच्चे एक्सपायर हो गए, सर्ववास हो गए। अरे! तो सर मेरे बस रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने DO को कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे दुर्घटना घट गई, मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास कोई संसाधन तो था ही नहीं सर। मतलब ग्राउंड बंद हो गया था, इसलिए उनको सड़क के ऊपर ही रेस लगानी पड़ी। तो जब रेस लगानी पड़ी तो मैं गया, तो मैंने देखा कि भाई मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में देखा तो 6 बच्चे तो एक्सपायर नहीं हुए थे, 3 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे, और उनमें से 3 बच्चे मेजर इंजरी में थे। उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद मैं संस्था के पास भी गया और कुछ गणमान्य व्यक्तियों को लेके भी गया। तो उनके सामने ये अनुरोध रखा कि आपके शहर में इतना बड़ा दुर्घटना घट गई है कि 3 बच्चे चले गए,
तो इस ग्राउंड का ताला खुलवा दो सर, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ बच्चे सर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, और ये कल को फौज में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, देशभक्ति की भावना प्रेरित होगी, देश सेवा के लिए ये बच्चे यहाँ आते हैं। लेकिन सर उनकी मानसिकता थी या उनका कोई सोच थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ताला नहीं खोलेंगे। उनकी अलग मजबूरी रही होगी, अलग कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। तो फिर सरस्वती माँ का वास्ता, थोड़ा यंग खून था, क्योंकि भगत सिंह का स्लोगन भी मुझे याद है कि बहरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत करनी पड़ती है। तो मेरी जुबान से सरस्वती माँ ने एक बात कहा दी, मैं बोला मगर ग्राउंड बनेगा, सोनीपत में ही बनेगा, और उस ग्राउंड में जाड़े जाम जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी बोलवा दी सर। जो मेरे साथ गया हुआ था व्यक्ति, उस ग्राउंड में क्या जाग जाएंगे, जाड़े पैदा हो जाएंगे, जिस ग्राउंड का आपने ताला लगाया है। अच्छा। जिसको आपको ईगो है कि सोनीपत में कोई ग्राउंड बन ही नहीं सकता। तो जाड़े जाड़े, हाँ जाड़े मतलब कूड़ा करकट जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ये कहा कि भी जिसको आपने बंद करा दिया, हाँ, तो ये तो एक हिसाब से कूड़े का ढेर बन जाएगा, ये है ना। और ग्राउंड बनाऊंगा और आपके सिर पे बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, वो एक मतलब कह लो कि वो उम्र का तगाजा था, यंग खून था, तो ये शब्द बोलने तो नहीं चाहिए थे मुझे, लेकिन मैंने बोले। जब मैं बाहर निकला, जो मेरा साथी मेरे साथ गया था, उन्होंने बोला अमित क्या बात बोला है तू, ग्राउंड ऐसे थोड़ी बन जाएगा, ग्राउंड ऐसे थोड़ी बन जाएगा। मगर बनेगा भाई, ग्राउंड ही बनेगा। बोले यार जमीन कहाँ से लेके आएगा, मैं परमात्मा ने अगर ये कवा दिया ना, अब हमें मेहनत करनी। तो सर मैंने बच्चों को बोला, जो और बच्चे थे, एक लड़का मुझे जहां तक याद है, सुमित नाम का लड़का जो आज हरियाणा पुलिस में है। अच्छा, सुमित सैनी। तो वो लड़का भी निकला, हम भी निकले। तो उसने मुझे बताया कि सर सेक्टर 23 में जमीन पड़ी है खराब, और यहाँ कूड़ा करकट, हम यहाँ बना सकते हैं ग्राउंड। उसने मेरे पास फोन किया, तो मैं वहां गया, मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ था। अच्छा, तो सुमित ने मुझे बताया, मेरा स्टूडेंट था, तो फिर उसको सिलेक्ट किया सर मैंने। फिर मैंने आप जैसे बड़े व्यक्तियों से, अपने साथियों से, और पर्सनल मैंने लोन लिया। अच्छा, और लोन लेके सर मैं उस ग्राउंड में घुस गया। एक ही था, एक ही मन में भावना थी कि किसी बुढ़ापे में किसी माँ बाप का सहारा ना चला जाए, बहन की कलाई ना चली जाए। उन बच्चों की वो जो, मतलब मैं क्या कहूँ कि जब उनकी चिताएं जल रही थी, तो अंदर के अंदर मुझे वो कर रही थी कि समाज किस रास्ते पे चला हुआ है। हम 10-10 करोड़ के मकान बना देते हैं, इस दुर्घटना से किसी ने सबक नहीं लिया। तो मैंने सर लोन लेके और डिपार्टमेंट से छुट्टियां लेके मैं उसमें दिन रात लगा रहा। मतलब खुद ने पर्सनल लोन लेके, और सर कुछ कर्जा लिया मैंने उसमें। अच्छा, अपने साथियों से। लेकिन ये था कि कर्जा ये नहीं था कि मुझे ब्याज देना पड़ा, तो कुछ साथियों ने बगैर ब्याज के पैसे दे दिए, मैंने उनके लौटा दिए। तो फिर वहां शुरू होती है सर भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड की प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने वहां से कम 100 जो बड़े टैंकर और ट्रेले होते हैं, वो कूड़े के उठाए। अच्छा, भरत करवाया, लैट्रिन बाथरूम, 4 दीवारी। बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए, जो ये जरूरतमंद बच्चे जिनका आप नाम ले रहे हो। तो आज मेरा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है सर कि मैंने वहाँ 2000 पेड़, मैंने नहीं, हमने 2000 पेड़ और भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दिया, जहाँ पर आज बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो ये जो आपने ग्राउंड की बात की, ये कितना बड़ा ट्रैक है इसके अंदर, मतलब आपने दौड़ने की बात करें तो क्या 400 मीटर का है उसमें? हाँ सर, जो ये ग्राउंड बनाया है, इसमें 400 मीटर का ट्रैक है। अच्छा, और 2 इसमें कबड्डी के ग्राउंड है, नेशनल अच्छा, स्टाइल जो कबड्डी होती है। एक उसमें अखाड़ा है। अच्छा, उसमें एक वाली का ट्रैक है। अच्छा, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 100 मीटर की स्प्रिंट के 5 लाइन का एक अलग से ट्रैक बना रखा है। अच्छा, तो शॉर्ट पुट अलग है और जेवलिंग थ्रो अलग है। ये सारे के सारे जो ग्राउंड एक्टिविटीज जो होती हैं ग्राउंड में, सारी एक्टिविटी वहाँ पे। तो ये बन गया था लगभग कितने, 10 साल हो गए? हाँ 10 साल हो गए सर, 2016 उसके बाद बिल्कुल ठीक मेंटेन हो रहा है ये? हाँ सर, इसको ना मैंने बल्कि बच्चों के साथ मिलकर हाथ से लिपा है। ये सोनीपत का एक मात्र ऐसा ग्राउंड है जो कच्चा ग्राउंड है। अच्छा, तो ये मिट्टी का ग्राउंड है, इसमें इंजरी कम आती है बच्चों को, बुजुर्ग व्यक्ति घूमते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद होता है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा कहीं पर इस पे कंकर वगैरह, ईंट वगैरह नहीं है, सारा मिट्टी का है। उस ग्राउंड को मैं अब लड़कियों के लिए बना रहा हूँ। उस ग्राउंड का नाम भी मैंने माता विद्यावती नाम ग्राउंड रखा है। जो साथ में जो दूसरी खाली जगह थी उसको आपने ग्राउंड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया? प्रक्रिया शुरू कर दी सर। उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप का ग्राउंड बन के तैयार हो चुका है। एक वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार हो चुका है। 2 बैडमिंटन के ट्रैक तैयार हो चुके हैं, तो ताकि बच्चियां बैडमिंटन भी खेल सकें। और एक इसमें मैंने चेंजिंग रूम भी बना दिया है, ताकि लड़कियां आए तो कम से कम वहाँ चेंज कर सकें। वो स्पेशली जो है बच्चियों के लिए बनाया आपने? बच्चियों के लिए तो बना ही बना है सर। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो उन बच्चियों के लिए बना है जो जरूरतमंद है, जो 3-3 हजार रुपए दे के कोचिंग सेंटरों में जाती हैं या कोच को हायर कर रखा है, तो उनके लिए ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उनके लिए ग्राउंड भाई अंदर वाला बना दिया, और गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए ग्राउंड बाहर बना दिया। अमित भाई, ड्यूटी के साथ आपने इतना बड़ा बेड़ा ले रखा है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप?
सर ड्यूटी के दौरान तो अगर हम बात करें, उधम सिंह जी थे, वो 7 समुंदर पार चले गए थे। बिल्कुल हमें सोनीपत से दिल्ली तो आना है, दिल्ली से सोनीपत तो जाना है, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है उन क्रांतिकारियों के आगे। तो मुहिम चलनी चाहिए, जैसे भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कोई भी क्रांति हो अमर रहेगी, वो चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिक्षा की क्रांति है सर, ये चलती रहेगी। बचपन का कोई शौक अभी तो बताओ, बचपन में क्या शौक रहे हैं आपके? बचपन में जब वही बात आ जाती है सर, जब पिताजी को पढ़ाते हुए देखता था, शायद आपके टाइम में भी हुआ होगा, हमारे टाइम में हुआ था, क्योंकि उस समय पर हमें विद्या दी जाती थी, आज हमें शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, इन दोनों चीजों में फर्क बहुत बड़ा मानता हूं मैं, विद्या और शिक्षा में फर्क। बताओ जरा। शिक्षा क्या होती है कि जैसे मैंने किसी कोचिंग सेंटर में जाके और पढ़ाई करी और मैं नौकरी लग गया। अच्छा, शिक्षा ये करना सिखा देती है। हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो ये करते हैं कि हमारे को शिक्षा दो, शिक्षा दो। मैं नौकरी लग गया और मैं सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रह गया, ये होती है शिक्षा। ठीक। और विद्या ये करना सिखा देती है। अच्छा। और ये करना सबसे मुश्किल है और ये करना सबसे आसान है। विद्या जब ये सिखाती है तो ये सिखाती है कि आप जिस पोस्ट पे गए हो, जो उपलब्धि आपने हासिल करी है, आपने समाज से लिया क्या है, फिर आपको कामयाब होने के बाद समाज को देना क्या है, ये विद्या सिखाती है। जो हमारे गुरुकुल्स होते थे उनमें विद्या दी जाती थी। शिक्षा, अमित जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा लेना सिखाती है और विद्या देना भी सिखाती है। अमित, आप क्या भविष्य देखते हैं? आपकी जो मुहिम कहाँ तक ले जाना चाहेंगे आप? सर देखो, वो कहते हैं कि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज यूर लाइफ इज वेस्ट पेपर। अमित का कहना है कि ज्यादातर आदमियों की जिंदगी कुछ तो पुरानी बातों को सोचने में लगा देते हैं कि ऐसे था वैसा था, ये कर देते वो कर देते, तो बच्चे कुछ एनर्जी लगा देते हैं आगे के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में जीते नहीं है। जी सर। तो आपका ये कहना है कि भाई न पीछे का सोचो, जो चला गया टाइम चला गया, आने वाला जो होगा वो आगे की देखी जाएगी। तो सही समय का उपयोग करके जो आपके संसाधन है, जो आप कर सकते हो वर्तमान में वो करो। तो सोचने की बजाय करने में ज्यादा ध्यान दो। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सर यही संदेश देंगे कि जब हम कामयाब हो जाते हैं, जैसे जितने बच्चों को भगवान ने और दोस्तों के माध्यम से विद्या दिलवाई है, अब मुझे माध्यम बनाया है, बस हम तो एक माध्यम है। माध्यम का क्या मतलब होता है कि संचित लोगों से लो और वंचित लोगों को दे दो, ये इसको बोलते हैं भिक्षा। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप भिक्षा में ध्यान दो। इस समाज को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में कम से कम कामयाब होने के बाद 2 गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित जरूर करो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हर एक जो आदमी पैरों पे खड़ा हो गया, जो खुद सक्षम हो गया, तो जीवन में किसी 2 बच्चों को जरूर वो पढ़ाए, शिक्षित करे। जी सर। और इसके अलावा सर 2 बच्चों को तो शिक्षित करे ही करे, और अपने जीवन में हम क्या हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो हम एक पेड़ की लकड़ी ले लेते हैं और हम पैसे के पीछे इतने अंधाधुन भाग चुके हैं, कोठी गाड़ियों के पीछे। क्या हमने अपने अंतिम यात्रा का भी प्रबंध करके गए? इस प्रकृति को हम कुछ दे के गए? अगर आप प्रकृति को, युवा साथियों, नहीं दे सकते ना, कम से कम इसे छीनो तो मत। तो एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं अपने जीवन में और उसको पेड़ बनाएं भाई, ताकि अंतिम यात्रा में उसकी लकड़ियां जो आपके अंतिम यात्रा में आप खुद उसका प्रबंध करके जा सकें। दोस्तों, बहुत बड़ी बात अमित ने बताई। जैसे बताया कि इन्होंने कि आज के पॉडकास्ट से अगर एक आदमी भी, एक युवा भी, या कोई भी युवा या कोई बड़ा आदमी भी अगर इस चीज़ को समझ लेता है और अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लेता है, तो हम समझेंगे कि आज का पॉडकास्ट सफल हो गया। जो आदमी सक्षम है वो किसी 2 बच्चे की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले। जब इन्होंने तो कितने 350 बच्चे गोद ले रखे हैं अमित ने, तो 2 बच्चे तो कोई भी गोद ले ही सकता है। बिल्कुल सर। तो गोद लेने का मतलब ये है, कम से कम आप पढ़ाना ही शुरू कर दो, उसके बाद तो आपकी मर्जी है कि थोड़ी बहुत उसकी कोई आर्थिक मदद हो जाए, वो भी अलग बात है। तो 2 बच्चों को खाली टाइम में पढ़ा ही सकता है। आजकल थोड़ा बहुत आदमी मोबाइल से टाइम निकाल के, इधर उधर के जो कोई गैर जरूरी काम है उनमें से थोड़ा टाइम निकाल के अगर, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। 2 बच्चों का आप जीवन पूरा बदल सकते हो, जो आने वाले टाइम में कभी तक भी आपको दुआएं देंगे। और जैसे अमित ने बताया, कम से कम अब हर एक आदमी क्या करता है कि लगता है कि ये पेड़ वाली बात कई जगह सुन लेते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए,
और हर एक के मन में आता भी कि लगा देंगे कर देंगे, लेकिन समय का पहिया ऐसे जल्दी जल्दी घूमता रहता है, और तो बहुत कम आदमी हैं जो इसको लगा पाते होंगे, मन में सबके आ जाती है। तो ये विचार भी करें कि भी कोई एक पेड़ तो कम से कम लगा ही दें। और एक पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया, बाद में एक हफ्ते बाद पता चला है कि गाय खा गई। उसको पूरा, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो बड़ा पेड़ का रूप धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी सेवा करनी है, ध्यान रखना है उसका। जैसे सर पर्यावरण के बारे में आपने ये बात बताया है कि सिर्फ हमने जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे उसकी बागडोर देवेंद्र सूरा जी के पास, हमारे बड़े भाई के पास, तो हमने लाखों पेड़ लगा चुके हैं। 27 ऑक्सीजन बाग देवेंद्र सूरा भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लगा चुके हैं। अच्छा। इन बच्चों को जब मैं अडॉप्ट करता हूँ तो एक बच्चे के हाथ से 10 पेड़ नहीं 10 पौधे लगाता हूँ। जो छोटा होता है उसको पौधा बोलते अच्छा, हैं। बच्चों से लगवा देते हो? बच्चों से लगवाता हूँ और उसको उन पौधों को उनको गोद दे देता हूँ। और जब तक आप यहाँ रहोगे तो इन 10 पौधों को आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और एक बच्चे को कामयाब होने में सर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में लगभग 2 साल लग ही जाते हैं। और पौधे को अगर आप 3 साल दे दो, पौधा आपके 3 साल मांगता है और आपको फिर 300 साल तक वो देगा, सिर्फ 3 साल ही है। और जैसे आपने कहा कि भाई समय निकाल कर, मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, अगर ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, जिम्मेवारी है, तो मैं कहता हूँ कि युवा साथियों, अब 2-3 साथी, 2 युवाओं को लो अपने गांव से और मेरे पास छोड़ दो। भाई मैं उनके रहने का, खाने का, रहने का प्रबंध मैं करूंगा, आप थोड़ी ही जिम्मेवारी उनकी संभाल बस लो। खाली आप उनको पहचान लो जो इनको जरूरत है। हाँ, और सर क्या है कि सैलरी से कुछ ही हो पाता है। अब 2 बच्चों को अपने गांव देहात से लेके आओ, वहां पे उनको छोड़ो जो जरूरतमंद है। हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे, हम उनको विद्यार्थी बनाएंगे। आप उनका खाने का खर्चा उठा लो बस। खाने का खर्चा अगर 2 साथी हो जाते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर 3,000 तक का खर्चा आ जाता है। 2 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेते हैं तो सिर्फ मात्र 1500 रुपये। अगर मैं सीएनजी भी डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में तो 800 रुपये की डलती है, और वो सिर्फ जाती है और आती है और खत्म हो जाती है। सर इस मुहिम में जैसे हमने एक संगठन बनाया है साथियों ने मिलकर, जन परिवार के नाम से। जन परिवार? जन परिवार के नाम से, उसमें से कुछ साथी जुड़े हैं और 23 मार्च 2025 को सभी साथियों ने मिलकर सहयोग से एक आपकी पाठशाला के नाम से हमने पाठशाला भी बनाई है। अच्छा। जिसमें ये बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें इनकी क्लासेस चलती है। स्कूल बना दिया एक हिसाब से आपने? हाँ सर, किराए पे लेके, तो वहाँ पे एक आपकी पाठशाला था कि वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड हो, डेस्क बच्चों के लिए बैठने के लिए हो, क्योंकि 2025 से पहले मैं सारी सैलरी खुद लगाता था और किराए पे फ्लैट्स लेता था, उन कमरों में पढ़ाता था। तो कुछ साथी जुड़े, तो उनमें से एक विशेष साथी जो हमारा सोनू देसवाल है। अच्छा। अभी वो भी हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो वो बच्चों को संभालता है, वो पढ़ाता है। जब वो ड्यूटी पे होता है तो मैं पढ़ाता हूँ। वो भी सोनीपत के ही है? हाँ, वो सोनीपत से सर मेरे गांव के नजदीक है, दमकन खेड़ी गांव है, मेरा गवांड है। तो वहां से वो साथी आया और आज उस मुहिम को मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहा है। और जन परिवार के भी कुछ सदस्य हैं जो उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अच्छा, तो लेटेस्ट जो ये जो इनको पढ़ा रहे हो, तो लेटेस्ट कहाँ कहाँ वो भर्ती हुए हैं आखिर में कुछ? 350 बच्चों में से 200 प्लस बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब पर अलग अलग विभागों में है। अच्छा। और तुरंत की उपलब्धि अगर की बात करें, बच्चों की मेहनत करी है। 40 बच्चे अपने पास हैं। तो अभी सीईटी का रिजल्ट आया है हरियाणा में। अच्छा। तो उनमें से सर 39 बच्चों ने सीईटी क्लियर करा है। अरे वाह। सिर्फ एक बच्चा रहा है, वो भी 0.50 से रहा है। और 2 बच्चे अपने केवीएस और एनवीएस की तैयारी करते हैं लेक्चरर की। मेरे पास 2 ही बच्चे हैं। अच्छा। दोनों बच्चों ने ही लेक्चरर का प्री एग्जाम निकाल दिया। 29 को उनका मेंस एग्जाम है। बहुत अच्छे। और एक बात और है ना सर, भगत सिंह को पसंद तो सब करते हैं। भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोस में पैदा हो जाए, हमने फायदा हो जाए। पड़ोस में पैदा हो जाए और फायदा हमें हो जाए। फायदा। हाँ, तो भगत सिंह को तो घर में ही पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और भगत सिंह घर में पैदा होंगे तो परिवार को तो परेशानियों का सामना उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। अमित जी, आपने कुछ बताया कि चाय की दुकान पे भी आपने काम किया, तो वो क्या कहानी थी? जैसे सर मैंने आपको बताया, पिताजी फरमाना गांव में थे, प्राइवेट टीचर थे, फिर उन्हें स्कूल बनाया, परिस्थितियां हालात खराब हुए, स्कूल भी बिक गया। हाँ। और उसमें भी पूरे पैसे पिताजी को नहीं मिले। अच्छा। तो पिताजी ने गांव में जाने की बजाय शहर में जाना ठीक समझा, क्योंकि गांव में अगर वो जाते तो ये कहते कि वे अपने बच्चों को लेके गया था, क्या बना के लेके आया। अच्छा। तो पिताजी स्वाभिमानी है, तो मुंह कर जाते हैं सोनीपत की तरफ। अच्छा। तो मैंने स्पोर्ट्स छोड़ के फिर हम आगे जाते हैं सोनीपत। तो सोनीपत में गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, पिताजी की हाथ बटाने के लिए। हाँ, तो पिताजी
कि हालात जो खराब हुए उसके चलते हुए जैसे चाय की दुकान पे भी जाना पड़ा। अच्छा। और वहां पे मैंने बताया कि हमारे को गुरुजन मिले, त्रिमूर्ति मुझे मिली। ये एक प्रकृति का नियम है, हम्म। जिसका उदय होना निश्चित होता है ना, प्रकृति भी उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। बिल्कुल। तो ये हालात ऐसे थे कि वहां तक पहुंचाना था, और वहां से लेकर आज तक पहुंचाना ये प्रकृति का ही था। तो जो गुरुजन आपने बताए त्रिमूर्ति, तो जी। उनसे क्या आज भी संपर्क में आप? जी सर, कहना चाहता हूँ कि गुरुजनों की तो धूल लगाता हूँ मैं मत्थे पर। अपने नवीन कुहाड़ जी हैं, प्रदीप डागर जी हैं, राकेश दहिया जी हैं। ये देखो सर, प्रकृति देती है। ये तीनों साथी क्या थे कि कोचिंग सेंटर चलाते थे। अच्छा। और इसे कोचिंग सेंटर का क्या होता है, पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें पैसों के लिए उस टाइम में भी काम नहीं, ये बेरोजगार थे उस समय पर। और प्रकृति ने देखो, उन्होंने एक शिष्य को तैयार किया, अमित को तैयार करा, तीनों ने मिलकर आज जो नवीन कुहाड़ जी हैं वो 10 ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं दिल्ली में। अच्छा। प्रदीप डागर जी हैं वो लेक्चरर हैं। राकेश दहिया जी हैं वो यूपीएससी में IRS हैं, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको, केंद्र सरकार ने उनको लंदन भेज रखा है। अच्छा। तो ये तीनों संपर्क में, और समय समय पर जब मैं विचलित होता हूँ तो इनसे राय जरूर लेता हूँ। और रोल मॉडल के तौर पर मेरे संजय कुमार सैन जी हैं, जो और मेरे ही नहीं शायद हजारों युवाओं के रोल मॉडल होंगे। तो इनके जुड़ाव से ही ऊर्जा का संचार होता है सर। बहुत अच्छे। अजय भाई, आपकी बातों सुन के जो है ना, बिल्कुल जो है कि एक आम आदमी से हटके आपके अंदर एक झलक आ रही है। मुंह के ऊपर भी आपके चेहरे पे जो सरलता और सौम्यता है, तो लगता है कि आपने और भी कुछ, मतलब जो आम दुनिया से, आम लोगों से हटके भी आपने कुछ ना कुछ जरूर कोई ऐसे कुछ काम किए होंगे। अभी 4 साल पहले ये कैसी घटनाएं घटी थी कि होली से पहले मैंने अपने गांव में भिक्षा मांगी थी, गांव लाट में। अच्छा। और भिक्षा जब मांगी तो उसका कुछ ना कुछ विरोध घर वालों ने ही किया कि भाई नौकरी लग रहा है, अगर तुझे हवन ही करवाना है तो हम खुद ना करवा लेंगे, तुझे भंडारा ही लगाना है तो हम खुद ना लगा लेंगे। तो मैंने कहा कि भंडारा मैं लगाऊंगा, हो सकता है मेरे से इस गांव में 20 आदमी कटते हों, उन्होंने कहेंगे उसका प्रोग्राम हम तो नहीं जाते। तो मैंने कहा कि इसमें सबकी भागीदारी होगी, सारे समाज की, सारे गांव की भागीदारी। तो मैं सर वो अपनी बाल्टी लेके निकला भिक्षा के स्वरूप पर। मुझे भी हेजिटेशन थी, लेकिन जैसे पुलिस में भर्ती हुआ ना, ये मेरे लिए एक वरदान है। क्योंकि गांव देहात में आज भी पुलिस की नौकरी को मानते हैं कि भाई बच्चा पुलिस में है, और एक प्रमोशन गांव वाले अपने आप कर देते हैं। जैसे कांस्टेबल होता है तो उसको हवलदार कह देते हैं, हवलदार होता है तो उसको थानेदार कह देते हैं। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो महिलाएं आई, तो उनको बोला कि ताई, काकी, बेबे, 1 चम्मच घी दे दो, घी ना हो तो तुम्हारा चीनी दे दो, चीनी ना हो तो अनाज दे दो। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना गांव की राजनीति खराब है, बिल्कुल भी खराब नहीं है सर गांव की राजनीति। जब मैं उस द्वारों पे पहुंचता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 किलो घी इकट्ठा हो गया था, और मैं पूरे गांव में भी नहीं घूम पाया था। मतलब मुझे उलाहने मिले थे। अच्छा। भाई हमारे घर नहीं आया, तू हमारे घर नहीं आया। 150 किलो घी, 150 किलो घी, और चीनी का और चावल का तो बस पूछो ही मत ना। अच्छा। कितना हो गया था मेरे लिए। फिर एक चैलेंज बन गया। फिर मैंने क्या किया, इस कड़ी को आगे कैसे जोड़ा जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये जो सारा इकट्ठा हुआ इसे प्रसाद बनाया जाएगा मंदिर में। तो मंदिर में हमने हवन आयोजित किया। हवन में सबको इनवाइट किया कि जब मैं लेता जा रहा था सबको बोलता जा रहा था कि इससे ये करेंगे, आप शामिल होना। उससे क्या होता है कि गांव इकट्ठा होता है सर। गांव इकट्ठा हुआ, और गांव इकट्ठा हुआ तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो नारी शक्ति उसमें आई। अच्छा। क्योंकि उनको एक उम्मीद दिखाई दी कि ये लड़का नौकरी लगने के बाद भी भिक्षा का स्वरूप लेके आया है, तो आप इसको अपनी पीड़ाएं बता सकते हो। शमशान में भी आपने कुछ जो है सफाई सुफाई करते हो? हाँ सर, उसमें क्या हुआ कि जैसे ये भिक्षा का स्वरूप भी कर दिया, हवन भी कर दिया, उसमें कुछ युवा साथी भी जुड़ गए। अब उस चीज को एक चैन सिस्टम जोड़ना था कि इस चैन सिस्टम को यही सीमित नहीं रखना है। जहां एक मुहिम शुरू होती है और जहां एक मुहिम समाप्त होती है, तो उसके बाद भी एक मुहिम आती है इन दोनों को मिलकर। जब वहां प्रक्रिया हुई तो मैंने युवा साथियों को कहा कि भाई हम साफ सफाई करेंगे। फिर वहां क्या कॉन्सेप्ट आया साफ सफाई में, फिर भाई मेरे चपाड़े की सफाई करेंगे, उसके चपाड़े की सफाई करेंगे, उस स्कूल की सफाई करेंगे, उस पन्ने की सफाई करेंगे। तो कंफ्यूजन पैदा हो गया गांव में। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिमाग का रोल आता है। तो मैंने उनको कहा कि भाई हम कहीं की नहीं करते, बोले और कहाँ की करेंगे, हम काम करेंगे शमशान घाट की। क्योंकि सबसे पवित्र जगह अगर मैं मानता हूँ सर तो शमशान घाट है। वहाँ अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। वहाँ हमने बड़े बड़े धुरंधरों को राख होते हुए देखा है, बड़े बड़े एबियों को भी राख होते हुए देखा है। तो कोई नहीं बता सकता कौन कहाँ है कौन। बिल्कुल। तो फिर हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हम शमशान घाट को साफ करेंगे। मेरी भी तो अंतिम यात्रा वहीं पर जानी है सर। कितने भी मतभेद हो वहां जाके सारे एक ही जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं सर। और हमें शायद करना भी चाहिए। अगर हम शमशान घाटों की सफाई करते हैं सर, सपोज करो कि मेरे दादाजी
वही तो मेरे लिए भगत सिंह हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। संघर्ष किया है मेरे लिए, मेरे हम्म, परिवार के लिए संघर्ष किया है। जब हम उनकी अंतिम यात्रा में जाते हैं और उनकी राख को वहीं छोड़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी राख को लेकर अपने खेतों में जाना चाहिए हम्म, और उस राख को उन खेतों में बखेरना चाहिए, हम्म, और एक कहीं खेत के एक डोले पे, कोरन पे उस राख को नीचे रखो और उसके ऊपर एक फलदार वृक्ष लगा दो। हम्म, इससे क्या होगा, एक तो जमीन को जो बेचने वाली प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, हम्म, और जब वो पेड़ बड़ा होगा तो हम्म, फल फ्रूट का पेड़ होगा, फल देगा, तो हम अपने वाले जनरेशन को कह सकते हैं ये तेरे दादा के नाम पे है। हम्म, उन्होंने जीते जी भी हमारे परिवार को फल दिया, बाद में भी और दिया। वो अंतिम यात्रा के दौरान भी दिया, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट भी उसके साथ जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। और सर बताएं तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने मुझे जो सम्मान दिया ना, उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे इस गांव जब तक बचा है तो इस शमशान घाटी की वो सफाई नहीं करने आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ कोई सफाई करने वाले पहुंचे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। अमित भाई, वो जो है शादी में सुना कि आपने शादी पे ही अपना रक्तदान लगा दिया था वहां पर। हाँ सर, ये क्या था कि जब शादी होती है ना सर, तो हमने देखा है कि लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ना दारू का प्रयोग जरूर करते हैं। हम्म, किसी लड़की के लिए, मैं अगर मेरी लड़की है, मैं रिश्ता देखने के लिए लड़की के लिए जाऊंगा ना, सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई दारू तो नहीं पीता है। हम्म, लेकिन जब शादी होती है तो अलग से स्टाल लगा देते हैं। हम्म, खुद मैं अपने दोस्तों को दारू पिला रहा हूँ, भाई दारू पियो। हम्म, शादी एक ऐसा मौका है सर, जीवन में एक बार होता है अच्छे इंसान का। वैसे जिसके साथ दुर्घटनाएं घट जाएं तो दो है ना, तो जीवन में एक ही बार होता है। जैसे कहते हैं ना कि नाण तीन होते हैं, नहाना तीन होता है। हम्म, जब बच्चा पैदा होता है, एक पहला नहाना उसको बोलते हैं, दूसरा जब शादी होती है उसको नहाना बोलते हैं, हम्म, और तीसरा जब जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम्म, तो दूसरे नहान पहले में तो हम सर कुछ कर नहीं सकते, हम्म, क्योंकि हम तो पैदा होते हैं। ठीक बात। तीसरे पे हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, हम्म, तो हमारे पास एक नहान बचता है, वो बचता है शादी का। हम्म, तो मैंने सोचा, मैं शादियों में जाता था, लोगों को दिखता था पैसे खर्च करते थे दारू के ऊपर, और फिर न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं सर। हाँ, जैसे हम पुलिस में हैं तो हम उस चीज को समझ सकते हैं कि दारू पीते वो अपने आप तो मरते हैं, और भी किसी का घर का चिराग हो जाता है। हम्म, तो सर मैंने ये कहा कि अमित तू एक कॉन्सेप्ट लेके आ, ताकि ये दारू के ऊपर बैन लग जाए। हम्म, और सबसे अच्छा विकल्प मुझे दिखाई दिया सर, ब्लड डोनेशन कैंप। अच्छा। क्योंकि अगर मैं ब्लड दूंगा तो हम्म, मैं रात को दारू पीऊं नहीं, क्योंकि मरने से सबको डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कहा कि जो मेरी शादी में आएगा, मैंने 1 रुपए का रिश्ता लिया सर, 1 रुपए का मैंने भात भरवाया, हम्म, और सभी को ये कहा कि कोई मेरा अच्छा साथी है ना, तो मेरा खुशी का मौका है, मेरा नान है, इस नान पे एक अच्छी प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम्म, तो मैंने सभी को कहा कि कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, बात बात बढ़ने की। अगर मेरी शादी में आओगे तो ब्लड डोनेशन कैंप में 1 यूनिट ब्लड देनी पड़ेगी। हम्म, और सर आपको बताऊं कि वो ब्लड, एक ब्लड कैंसर से लड़की पीड़ित थी जिसके पिताजी नहीं थे। अच्छा। और ब्लड कैंसर में आपको पता है कि डायलिसिस वगैरह होता है, कितना हम्म, ब्लड की जरूरत होती है। हम्म, तो मैंने वो सारा का सारा ब्लड उस लड़की को, और जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे जो एक शगुन दिया जाता है, हम्म, हमारे गांव देहात में है कि रिसेप्शन जो करेगा ना वो लालची है। लेकिन उस शगुन को हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसमें 10,000 रुपये और करके उस ब्लड कैंसर से जो लड़की पीड़ित थी जिसका पिताजी नहीं था, वो पैसे, ब्लड। शगुन और ब्लड उस लड़की को दे दिया। तो मतलब शादी वाले दिन ही आपने लगा दिया कैंप? जी सर, शादी वाले दिन ही। कईयों ने ये नहीं कहा कि कईयों को तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है, हाँ, हाँ। आपने तो हमारा खून ही निकाल लिया। तो कई नहीं सर, इससे क्या था कि मैंने इसको एक दारू के ऊपर बैन का मेरा एक मकसद था। लेकिन सर सच्ची बताएं, ये एक मुहिम क्या थी, एक जन आंदोलन बन गई। उसके बाद मेरे साथियों ने, कम से कम भी 15 से 20 साथियों ने अपनी शादी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बहुत अच्छा, एक ये मुहिम स्टार्ट हो गई। बहुत बढ़िया अमित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक चीज़ बताओ, जो आपकी बातें सुन के जो आपसे प्रभावित हो गए और जो आपके साथ जुड़ना चाहते हो, आपकी मदद करना चाहते हो, आपका हाथ बटाना चाहते हो इसी मुहिम में जो आप कर रहे हो, और जो इतना टाइम नहीं दे पाते हो लेकिन किसी रूप में वो आपकी किस तरह मदद कर सकते हो, तो उनके लिए कुछ बताएं जरा दर्शकों को। सर मैं बताना कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? मैं बताना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया से काफी दूर रहता था, क्योंकि या तो काम करो या सोशल मीडिया का प्रयोग करो। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही इन्हीं बच्चों ने एक सोशल मीडिया का चैनल चलाया है, विद्यावीर अमित लाठिया के नाम से। अच्छा। ये यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। आप इसके माध्यम से, कोई साथी जुड़ना चाहता है तो इसके माध्यम से हमारे पास मैसेज भेजे, ड्रॉप करे। और अपने गांव से सबसे पहले तो बात सर यह है कि यहाँ ब्रॉडकास्ट में बैठ के हो सकता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें झूठ बोल रहा हूँ या कुछ सच्चाई ना हो इन बातों में, तो मैं तो ये चाहता हूँ किसी को प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपने गांव देहात से 2 बच्चों को सिलेक्ट करो, एक को करो और उस बच्चे को मेरे पास छोड़ो। हम उसको विद्या देंगे, ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कामयाब हो ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन वो एक सच्चा इंसान और अच्छा सामाजिक इंसान होकर जरूर निकलेगा। बहुत अच्छा। विद्यावीर अमित लाठिया, ये हम चला भी देंगे नीचे जी आपकी सर। जो है नाम जो है, तो जो जुड़ना चाहता है या आप साइट पर जाकर आपके बारे में देख भी सकते हैं अमित भाई के जो काम कर रहे हैं, और जो जुड़ना चाहे वो जुड़ भी सकते हैं। जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने टाइम निकाल कर हमारे पास आए। इतना कीमती टाइम आपका, वैसे ड्यूटी भी करते हो साथ साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। भाई अमित लाठिया की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपके संज्ञान में भी कोई इस तरह कोई पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी है जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस तरह की कोई समाज सेवा या जिसकी कोई समाज में पहचान बना रखी हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस पॉडकास्ट में लाएं और उनके विचार भी आप तक पहुँचें। आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक और ख़ास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार।